क्या आपने कभी किसी से बात की और महसूस किया कि वो आपकी बात नहीं समझ रहा, भले ही आप सच बोल रहे हो? या फिर कोई ऐसा इंसान मिला जिससे पहली मुलाकात में ही कनेक्शन बन गया, जैसे वो सालों पुराना अपना हो? हम हर दिन बात करते हैं, पर क्या हम सच में कनेक्शन बनाते हैं? कम्युनिकेशन सिर्फ शब्द नहीं होते, ये एक आर्ट है, एक इनविजिबल ताकत है जो लोगों को एक दूसरे से जोड़ती है या तोड़ती है। और इसी रहस्य को खोलती है ये दमदार किताब, रपो, द 4 वेज टू रीड पीपल। एक ऐसी किताब जो सिखाती है कि कैसे आप किसी भी इंसान को पढ़ सकते हैं, उसका विश्वास जीत सकते हैं और मुश्किल से मुश्किल बातचीत को भी एक मीनिंगफुल कनेक्शन में बदल सकते हैं। तो अगर आप भी चाहते हैं कि लोग आपकी बातें सुने, समझें और आप पर भरोसा करें, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि जो आप आज सीखेंगे वो आपके पर्सनल और प्रोफेशनल जीवन दोनों को बदल सकता है। अब शुरू करते हैं इस अद्भुत किताब का पहला भाग, परिचय। जब लेखक लॉरेंस एलिसन और एमिली एलिसन ने इस किताब को लिखा तो उनका मकसद सिर्फ कम्युनिकेशन सिखाना नहीं था, बल्कि हमें यह समझाना था कि इंसानों के बीच का भरोसा और समझदारी कैसे बनती है। और यह तब और भी जरूरी हो जाता है जब आप किसी ऐसे इंसान से बात कर रहे हों जो नर्वस हो, डर में हो या आपसे दूरी बनाए हुए हो। लेखक बताते हैं कि उन्होंने यह तकनीकें हाई स्टैक इंटरव्यूज, जैसे कि आतंकवादियों से पूछताछ, में इस्तेमाल की है। और वहीं से निकला है ये मंत्र, इफ यू वॉन्ट टू बी अंडरस्टूड, फर्स्ट लर्न टू अंडरस्टैंड। यानी अगर आप चाहते हैं कि लोग आपको समझें, तो सबसे पहले आपको उन्हें समझना पड़ेगा। इसी फिलॉसफी के साथ ये किताब हमें सिखाती है कि रपो यानी भरोसे और तालमेल को कैसे बनाया जाता है और कैसे इसे बिगड़ने से रोका जा सकता है। तो आइए अब शुरू करते हैं। इस किताब का अध्याय 1, मीनिंगफुल रिलेशनशिप्स, एक ऐसा अध्याय जो आपको यह सिखाएगा कि किसी भी इंसान के साथ गहराई से जुड़ने की शुरुआत कहां से होती है। हम सब अपने जीवन में अच्छे रिश्तों की तलाश करते हैं, रिश्ते जो सच्चे हों, गहरे हों और लंबे समय तक टिके। लेकिन ऐसा क्यों होता है कि कुछ लोग हमारे बहुत करीब होते हुए भी हमें नहीं समझते, जबकि कुछ अनजान लोग पहली मुलाकात में ही हमारे दिल के करीब आ जाते हैं? लेखक यहां बताते हैं कि मीनिंगफुल रिलेशनशिप की जड़ होती है अंडरस्टैंडिंग द अदर पर्सन्स वर्ल्ड, मतलब सामने वाले की दुनिया को समझना, उसके इमोशंस को महसूस करना और कम्युनिकेशन को सिर्फ जवाब देने का जरिया नहीं, बल्कि कनेक्शन बनाने का माध्यम मानना। लेखक बताते हैं कि अधिकतर लोग बातचीत में अपने बारे में बात करने पर ज्यादा फोकस करते हैं, जैसे कि मैंने ये किया, मुझे ये चाहिए, मेरी फीलिंग ये है। लेकिन रपोर की शुरुआत तब होती है जब आप ये सोचते हैं कि सामने वाला क्या महसूस कर रहा है। लेखक कहते हैं कि मीनिंगफुल रिलेशनशिप्स के लिए आपको एम्पैथेटिक होना पड़ेगा, जजमेंटल नहीं। सिर्फ सुनना नहीं, बल्कि एक्टिवली सुनना पड़ेगा। सामने वाला जो कह रहा है उसे उसके नजरिए से समझना पड़ेगा। इस अध्याय में एक बहुत ही पावरफुल ऑब्जर्वेशन दी गई है कि अक्सर जब लोग किसी ट्रॉमा या दर्द से गुजरते हैं तो उन्हें किसी सलाह की नहीं, एक सुनने वाले इंसान की जरूरत होती है। और जब कोई उन्हें पूरी सहानुभूति से सुनता है, तब वो कनेक्शन बनता है जिसे हम मीनिंगफुल रिलेशनशिप कहते हैं। यहां एक रियल लाइफ इंटेरोगेशन का जिक्र किया गया है, जहां एक इंटरव्यूअर ने सिर्फ बातचीत के अंदाज को बदलकर एक कठिन क्रिमिनल से ऐसी बातें निकलवा ली जो वर्षों तक छिपी थी, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने रिपोर्ट बनाया। यही बात हमारी डेली लाइफ में भी लागू होती है। जब आप किसी दोस्त, परिवार वाले, कॉलीग या यहां तक कि अजनबी से बात करें, तो पहले कोशिश करें समझने की, फिर समझाने की, क्योंकि मीनिंगफुल रिलेशनशिप किसी लॉजिक से नहीं, फीलिंग से बनती है। तो आइए अब चलते हैं चैप्टर 2, व्हाई वर्ड्स मैटर की ओर। एक ऐसा अध्याय जो हमें यह समझाता है कि शब्द सिर्फ बोले नहीं जाते, वो रिश्तों की नींव बनाते हैं। जब हम किसी से बात करते हैं तो क्या हम सोचते हैं कि हमारे शब्दों का सामने वाले पर क्या असर होगा? इस अध्याय में लेखक बताते हैं
कि शब्द सिर्फ संवाद का जरिया नहीं है, बल्कि वो दिमाग में छवि बनाते हैं, भावनाएं जगाते हैं और कभी कभी किसी की जिंदगी को पूरी तरह बदल सकते हैं। लेखक कहते हैं कि एक ही बात को कहने के ढंग से सामने वाले का पूरा व्यवहार बदल सकता है। उदाहरण के लिए, अगर कोई कहे तुमने फिर गलती की है और चलो देखते हैं कि इसे कैसे बेहतर कर सकते हैं, तो दोनों वाक्य एक ही स्थिति पर बोले गए हैं, लेकिन एक में आरोप है और दूसरे में सहयोग। शब्दों का चयन, टोन, टाइमिंग, ये सब रिपोर्ट के निर्माण या विनाश में भूमिका निभाते हैं। लेखक यहां एक और गहरी बात कहते हैं कि हमारी भाषा हमारे सोचने के तरीके को दर्शाती है। अगर हम हर समय नेगेटिव, कठोर और जजमेंटल शब्दों का प्रयोग करते हैं, तो हम ना सिर्फ सामने वाले को चोट पहुंचाते हैं, बल्कि धीरे धीरे खुद को भी एक नकारात्मक सोच में ढाल लेते हैं। इसलिए इफेक्टिव कम्युनिकेटर्स वे होते हैं जो शब्दों को इमोशनली इंटेलिजेंट तरीके से प्रयोग करते हैं। वो सोच समझकर बोलते हैं, पॉजेस लेते हैं और सबसे जरूरी, वो शब्दों के पीछे छुपी भावना को समझते हैं। इस अध्याय में बताया गया है कि इंटरोगेशन, काउंसलिंग और इवन पेरेंटिंग, हर जगह वर्ड्स मैटर करते हैं। और जब आप जानबूझकर बेहतर शब्दों का चुनाव करते हैं, तो सामने वाला न सिर्फ सुनता है, बल्कि खुलकर जवाब देता है। शब्दों में हीलिंग पावर होती है और कई बार सिर्फ एक समझदारी से कही गई बात भरोसे की दीवार खड़ी कर देती है, जो सालों तक कायम रहती है। अब सोचिए, क्या आपने आज जो किसी से कहा, वो उसकी भावना को जोड़ रहा था या तोड़ रहा था? क्योंकि इस अध्याय की सबसे अहम सीख यही है, शब्दों में शक्ति है, उन्हें समझदारी से इस्तेमाल कीजिए। अब हम पहुंचते हैं चैप्टर 3, द कॉर्नरस्टोन्स ऑफ रपोर पर, यानी कि उस आधार पर जहां से हर सच्चे रिश्ते की शुरुआत होती है, हर मजबूत इमारत की नींव होती है और हर सशक्त रिश्ता यानी रपोर की भी कुछ नींव होती है। इस अध्याय में लेखक हमें बताते हैं कि रपोर कोई जादू नहीं है, ये एक कला है और इस कला के 4 मुख्य स्तंभ हैं, जिन्हें कॉर्नरस्टोन्स कहा गया है। पहला स्तंभ है अट्यूनमेंट, यानी सामने वाले की भावनाओं से जुड़ना। इसका मतलब है कि आप उसकी बॉडी लैंग्वेज, आवाज के उतार चढ़ाव और शब्दों के पीछे छिपी भावना को महसूस करें। जैसे कि अगर कोई कह रहा है मैं ठीक हूं, लेकिन उसकी आवाज थकी हुई है, तो आप उसके शब्दों से नहीं, उसकी भावना से जवाब देंगे। रिपोर्ट वहीं से शुरू होता है, जब आप नजर से नहीं, दिल से सुनना शुरू करते हैं। दूसरा स्तंभ है ट्रस्ट, यानी भरोसा। बिना भरोसे के रिपोर्ट एक खोखला रिश्ता बन जाता है। भरोसा तब बनता है जब आप सामने वाले को जज नहीं करते, उसकी बातों को कॉन्फिडेंशियलिटी के साथ रखते हैं और जब आप खुद भी ईमानदारी से बातचीत करते हैं। ट्रस्ट देने से बनता है, लेने से नहीं। तीसरा कॉर्नरस्टोन है रिस्पेक्ट, यानी सम्मान। रिपोर्ट सिर्फ तब नहीं बनता जब आप सामने वाले से सहमत हो, बल्कि तब बनता है जब आप उसकी असहमति को भी स्पेस देते हैं। हर इंसान चाहता है कि उसे समझा जाए, लेकिन उससे भी पहले वो चाहता है कि उसे सुना और माना जाए। सम्मान देना रिपोर्ट की जमीन तैयार करता है। और चौथा कॉर्नरस्टोन है एम्पैथी, यानी सहानुभूति। एम्पैथी मतलब सिर्फ ये समझना नहीं कि सामने वाला क्या कह रहा है, बल्कि ये महसूस करना कि वो क्यों कह रहा है। जब आप किसी की तकलीफ को महसूस करते हैं, तो आपका संवाद गहराई पाता है। लेखक बताते हैं कि ये चारों तत्व किसी इंटरोगेशन रूम में, किसी थेरेपी सेशन में, किसी ऑफिस मीटिंग में या आपकी रोजमर्रा की बातचीत में हर जगह रिपोर्ट बनाने का काम करते हैं। रिपोर्ट अचानक से नहीं बनता, ये इन 4 वैल्यूज से मिलकर धीरे धीरे आकार लेता है। और जब ये नींव मजबूत हो जाती है, तो सामने वाला आपके साथ खुलने लगता है, विश्वास करने लगता है और जुड़ाव महसूस करता है। तो इस अध्याय की सबसे गहरी बात यही है, रिपोर्ट कोई टेक्निक नहीं, ये एक माइंडसेट है। और ये माइंडसेट तब विकसित होता है जब आप सामने वाले को एक केस नहीं, बल्कि एक इंसान की तरह देखना शुरू करते हैं। अब हम पहुंचते हैं चौथे अध्याय, रिफ्लेक्शन, व्हाट लाइज बीनीथ की ओर। एक ऐसा अध्याय जो हमें यह सिखाता है कि जो दिखता है
जरूरी नहीं वही होता है। असली कहानी अक्सर शब्दों के पीछे, भावनाओं के भीतर छुपी होती है। जब हम किसी से बात करते हैं तो हम आमतौर पर उनकी कही बातों को ही सच मान लेते हैं, लेकिन लेखक कहते हैं कि हर इंसान के व्यवहार और शब्दों के पीछे एक भीतर की कहानी होती है, और वही कहानी रिपोर्ट का असली रास्ता दिखाती है। इस अध्याय में सबसे पहले बात होती है सरफेस कम्युनिकेशन और डीप इमोशनल रियलिटी की। जैसे किसी झील की सतह शांत हो सकती है, लेकिन नीचे कहीं तेज बहाव या हलचल चल रही हो, वैसे ही इंसान के चेहरे पर मुस्कान हो सकती है, पर भीतर डर, शर्म या दर्द छिपा हो सकता है। लेखक बताते हैं कि जब हम किसी से जुड़ना चाहते हैं तो हमें सिर्फ शब्द नहीं सुनने चाहिए, बल्कि उनके पीछे छिपे इमोशंस को भी समझने की कोशिश करनी चाहिए। इसी को कहते हैं रिफ्लेक्टिव लिसनिंग, यानी सिर्फ सुनना नहीं बल्कि दिल से सुनकर समझना। इस अध्याय में कुछ पावरफुल एग्जाम्पल्स भी दिए गए हैं, जैसे एक इंसान इंटेरोगेशन में बहुत शांत है, कम बोल रहा है, लेकिन उसकी उंगलियां बार बार हिल रही हैं या पैर थरथरा रहे हैं, तो वो सरफेस पर काम है, लेकिन अंदर गिल्ट या एंजाइटी काम कर रही है। इसी तरह अगर कोई बार बार मैं तो कुछ जानता ही नहीं, मैंने कुछ नहीं किया दोहराता है, तो ये रेपिटेशन सिग्नल हो सकता है कि कहीं ना कहीं वो खुद को किसी गहरे डर या दबाव से बचा रहा है। लेखक ये भी कहते हैं कि लोग अक्सर अपनी सच्चाई को डायरेक्ट तरीके से नहीं बताते, क्योंकि उन्हें डर, शर्म या जज किए जाने का भय होता है। इसलिए अगर हमें किसी से सच्चा जुड़ाव बनाना है तो हमें पेशेंस, साइलेंस और सेंसिटिविटी की जरूरत होती है। एक और गहरी बात जो लेखक कहते हैं, समटाइम्स व्हाट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट इज व्हाट्स नॉट सेड, यानी रपो तब बनता है जब आप न सिर्फ सामने वाले की कही बात सुनते हैं, बल्कि जो नहीं कहा गया उसे भी महसूस कर लेते हैं। इस अध्याय में कम्युनिकेशन को एक मिरर की तरह देखा गया है। जब आप सामने वाले की बातों को सिर्फ रिस्पॉन्ड करने के लिए नहीं बल्कि समझने के लिए सुनते हैं, तब वो आपके साथ इमोशनली कनेक्ट करता है। तो इस अध्याय की सबसे खूबसूरत सीख ये है, हर इंसान की बातों के पीछे एक अनकही कहानी होती है, और जब आप उस कहानी को समझ लेते हैं तभी आप असली रिपोर्ट बना पाते हैं। अब हम आ चुके हैं चैप्टर 5, पावर, इंटीमेसी एंड द एनिमल सर्कल पर। यह अध्याय कुछ ऐसा है जैसे किसी भावनात्मक जंगल में प्रवेश करना, जहां हर इंसान एक जानवर की तरह व्यवहार करता है। हर शेर जरूरी नहीं ताकतवर होता है, और ना चूहा हमेशा कमजोर। असली पहचान भावनाओं के स्तर पर होती है। लेखक इस अध्याय में हमें एक बेहद आकर्षक विचार से परिचित कराते हैं, जिसे वो कहते हैं द एनिमल सर्कल। यह एक ऐसा मॉडल है जिसमें इंसानों के व्यवहार को 4 जानवरों के जरिए समझाया गया है। हर जानवर एक अलग भावनात्मक रणनीति और संबंध की शैली को दर्शाता है। टी-रेक्स यानी टायरेनोसोरस, माउस यानी चूहा, लायन यानी शेर और मंकी यानी बंदर। इनका मकसद किसी को जानवर कहना नहीं है, बल्कि यह समझाना है कि हम में से हर कोई किसी न किसी परिस्थिति में इन भावनात्मक पैटर्न्स को अपनाता है। टी-रेक्स उस इंसान का प्रतीक है जो टकराव से डरता है, लेकिन खुद को बचाने के लिए आक्रमण कर देता है। वो लाउड होता है, गुस्सैल होता है और बातचीत में अक्सर डर या दबाव से बोलता है, लेकिन उसका असली इरादा खुद को बचाना होता है। टी-रेक्स कहता है, मुझे चोट मत पहुंचाओ वरना मैं हमला कर दूंगा। माउस यानी चूहा, माउस रिप्रेजेंट्स करता है वो इंसान जो संघर्ष से दूर भागता है, सामने वाले से बचता है, कम बोलता है और छिपता है। वो कॉन्फ्रंटेशन से डरता है और रिपोर्ट बनाने के बजाय खुद को इनविजिबल बना लेता है। माउस कहता है, मैं छोटा हूं, मुझे अकेला छोड़ दो। लायन यानी शेर, लायन एक ऐसा इंसान है जो असर्टिव है, नेतृत्व करता है और बातचीत में जिम्मेदारी लेता है। वो अपनी बात कॉन्फिडेंटली कहता है, लेकिन सामने वाले को दबाता नहीं। उसमें संतुलन होता है, पावर और एम्पैथी दोनों का। लायन कहता है, मैं अपनी बात कहूंगा लेकिन तुम्हारी भी सुनूंगा। मंकी यानी बंदर,
मंकी वो होता है जो रिलेशनशिप को प्लेफुल, ओपन और इमोशनली इंटेलिजेंट तरीके से संभालता है। वो दूसरों को स्पेस देता है, एनवायरनमेंट को हल्का करता है और बातचीत को इंटरैक्टिव बनाता है। मंकी वास्तव में रपोर्ट का मास्टर होता है। मंकी कहता है, चलो हम कनेक्शन को मजेदार बनाते हैं। लेखक बताते हैं कि इन चारों में से कोई भी एक सही या गलत नहीं है, बल्कि हम सभी समय, परिस्थिति और रिश्ते के आधार पर इन रोल्स में बदलते रहते हैं। लेकिन यदि हमें सच्चा रिपोर्ट बनाना है तो हमें टी-रेक्स और माउस की रिएक्टिव पोजीशन से बाहर आना होगा और लायन और मंकी की तरफ बढ़ना होगा। टी-रेक्स और माउस दोनों डर से ऑपरेट करते हैं, जबकि लायन और मंकी कनेक्शन और समझदारी से ऑपरेट करते हैं। इस अध्याय की सबसे बड़ी सीख ये है, जब हम अपनी भावनात्मक स्थिति को पहचान लेते हैं तो हम उसे बदल सकते हैं, और जब हम जानवर नहीं इंसान की तरह संवाद करने लगते हैं तभी रिपोर्ट सच में गहराई पाता है। अब अगले अध्याय में हम टी-रेक्स व्यवहार की गहराई में उतरेंगे, जानेंगे कि लोग गुस्से में क्यों बदलते हैं और उससे जुड़ने का सही तरीका क्या होता है। अब हम प्रवेश कर रहे हैं चैप्टर 6, अवॉइडिंग कॉन्फ्रंटेशन द टी-रेक्स में। एक ऐसा अध्याय जो हमें सिखाता है कि गुस्से की आवाज के पीछे अक्सर एक डरे हुए दिल की चुप्पी होती है। लेखक इस अध्याय में हमें यह समझाते हैं कि टी-रेक्स जैसा व्यवहार असल में ताकत नहीं, बल्कि असुरक्षा यानी इनसिक्योरिटी का संकेत होता है। जब कोई इंसान बार बार गुस्से से बात करता है, चिल्लाता है या दूसरों को डराता है, तो वो अक्सर अंदर से खुद डरा हुआ होता है। टी-रेक्स इंसान ऐसा लगता है जैसे वो बहुत मजबूत है, लेकिन उसकी चीख असल में उसकी खुद की असहायता यानी हेल्पलेसनेस की आवाज होती है। लेखक कहते हैं कि कुछ लोग कॉन्फ्रंटेशन से इतने डरते हैं कि वे बातचीत को ही एक युद्ध बना देते हैं। वे सोचते हैं कि अगर मैं पहले हमला कर दूं तो सामने वाला मुझे चोट नहीं पहुंचा पाएगा। टी-रेक्स का बिहेवियर होता है अटैक बिफोर यू आर अटैक्ड, लेकिन इस एग्रेसिव बिहेवियर के पीछे होता है एक गहरा इमोशनल पेन, जिसे खुद वो इंसान भी पहचान नहीं पाता। इस अध्याय में एक पावरफुल एग्जाम्पल दिया गया है। एक आदमी जो हर बात पर चिल्लाता है, अपने ऑफिस में सबको डराता है, लेकिन जब उसके साथ आराम से बिना डरे बात की जाती है तब वो रो पड़ता है और बताता है कि बचपन में उसे हमेशा अनसुना कर दिया गया था। अब जब भी वो खुद को कमजोर महसूस करता है तो वो टी-रेक्स बन जाता है। इससे हमें यह सीखने को मिलता है कि गुस्सा अक्सर दर्द का नकाब होता है। लेखक यह भी समझाते हैं कि अगर आप किसी ऐसे इंसान से बात कर रहे हैं जो टी-रेक्स मोड में है, तो आपको उसे हराने की जरूरत नहीं, बल्कि समझने की कोशिश करनी है। टी-रेक्स को शांत करने के लिए आपको सुनना होगा, रिएक्ट नहीं करना होगा, और धीरे धीरे उसे एक सेफ स्पेस देना होगा जहां वो अपने डर को शब्दों में बदल सके। टी-रेक्स को बदलना मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन नहीं। जब वो देखता है कि कोई उससे डर नहीं रहा, लेकिन फिर भी उसे रिजेक्ट नहीं कर रहा, तब वो मेल्ट होने लगता है। तो इस अध्याय की सबसे जरूरी सीख ये है, जो लोग सबसे ज्यादा चिल्लाते हैं वे अक्सर वो होते हैं जिन्हें सबसे ज्यादा सुना जाना चाहिए। उनका गुस्सा नहीं, उनकी खामोशी पड़नी होती है। अब अगले अध्याय में हम उस इंसान के बारे में बात करेंगे जो आवाज नहीं उठाता, जो टकराव से भागता है और जो शांति के लिए खुद को खो देता है। अब हम पहुंचते हैं उस कोने में जहां शांति होती है, लेकिन वो शांति बाहर की नहीं, भीतर के डर की होती है। हम बात कर रहे हैं चैप्टर 7, लर्निंग टू कैपिचुलेट द माउस की। एक ऐसा अध्याय जो हमें उस इंसान की कहानी सुनाता है जो किसी को परेशान नहीं करना चाहता और इसी कोशिश में खुद को खो देता है। माउस यानी चूहा एक ऐसा प्रतीक है उस इंसान का जो टकराव से इतना डरता है कि वो चुप हो जाता है। वो अपने मन की बात नहीं कहता क्योंकि उसे डर होता है कि कहीं उसकी बात से कोई नाराज ना हो जाए, कोई उसे छोड़ ना दे, कोई उसे गलत ना समझे। इसलिए वो हर बार पीछे हटता है, अपनी भावनाओं को दबाता है और दूसरों की भावनाओं को ही अहमियत देता है। लेखक बताते हैं कि माउस बिहेवियर बाहरी रूप से शांत और मिलनसार दिख सकता है,
लेकिन अंदर ही अंदर ये इंसान खुद को अनदेखा करता चला जाता है। माउस कहता है, तुम ठीक हो, मैं गलत हूं, तुम्हारा रास्ता चुनो, मेरा नहीं। ऐसा इंसान अक्सर लो सेल्फ एस्टीम से जूझता है। वो सोचता है कि उसकी बात की कोई अहमियत नहीं है, इसलिए चुप रहना ही बेहतर है। इस अध्याय में एक बहुत टचिंग अनुभव साझा किया गया है। एक महिला जो हर समय मुस्कुराती रहती थी, सभी की बात मानती थी और कभी किसी से उलझती नहीं थी। पर जब उससे गहराई से बात की गई तो उसने कहा, अगर मैं ना कहूंगी तो लोग मुझसे दूर हो जाएंगे। यानी वह शांति नहीं, अस्वीकृति के डर यानी फियर ऑफ रिजेक्शन से ड्रिवन थी। लेखक हमें यह भी समझाते हैं कि जब हम माउस बन जाते हैं तो हम रपोर्ट नहीं, सेक्रीफाइस कर रहे होते हैं। हम सोचते हैं कि हम रिश्ते को बचा रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे हम खुद को खो रहे होते हैं। और जब कोई अपनी आवाज खो देता है तो उसका जुड़ाव केवल सतही रह जाता है। तो समाधान क्या है? माउस को अपनी आवाज वापस पानी होगी। उसे ना कहना सीखना होगा, लेकिन गुस्से से नहीं, सम्मान से। उसे यह समझना होगा कि उसका भाव भी उतना ही जरूरी है जितना सामने वाले का। रपोर्ट में हां और ना दोनों की जगह होती है। कभी कभी अपने लिए खड़ा होना ही सबसे बड़ा जुड़ाव होता है। इस अध्याय की सबसे खूबसूरत सीख ये है, अगर आप अपनी आवाज खो देंगे तो सामने वाला आपकी आत्मा तक नहीं पहुंच पाएगा। रपोर्ट एक दो तरफा सड़क है जहां दोनों को चलने की आजादी होनी चाहिए। अब अगले अध्याय में हम उस इंसान से मिलेंगे जो डर या दबाव से नहीं, समझदारी और नेतृत्व से जुड़ता है। एक ऐसा व्यक्तित्व जो अपनी भी सुनता है और दूसरों की भी। अब हम प्रवेश कर रहे हैं उस दुनिया में जहां न तो डर है और न ही दबाव। यह है चैप्टर 8, टेकिंग कंट्रोल, द लायन। एक ऐसा अध्याय जहां जुड़ाव का मतलब है नेतृत्व, संतुलन और आत्मसम्मान। लायन यानी शेर ना तो टीरेक्स की तरह आक्रामक होता है और ना ही माउस की तरह चुप रहता है। वो जानता है कि संवाद में ताकत तभी आती है जब दोनों पक्षों की बातें सुनी जाए। लायन का व्यवहार दर्शाता है असली आत्मविश्वास यानी ट्रू कॉन्फिडेंस, जो न किसी को डराता है और न खुद डरता है। लेखक बताते हैं कि लायन वह इंसान होता है जो अपनी भावनाओं को भी समझता है और सामने वाले की भावनाओं को भी महत्व देता है। वो लड़ाई नहीं करता, वो बातचीत करता है। लायन कहता है, मैं अपनी जगह जानता हूं और तुम्हारी भी इज्जत करता हूं। आइए हम साथ मिलकर समझदारी से जुड़ते हैं। इस अध्याय में एक ऐसा उदाहरण दिया गया है जो दिल को छू जाता है। एक पिता जो पहले टी-रेक्स जैसा व्यवहार करता था, बच्चों पर चिल्लाता था, डराता था, लेकिन एक दिन उसने बैठकर अपने बेटे से बात की, उसकी बातें सुनी और पहली बार बेटे ने उसकी आंखों में डर नहीं, प्यार देखा। वो दिन था जब पिता ने लायन बनकर संवाद शुरू किया और वहां से उनका रिश्ता बदल गया। लायन बिहेवियर हमें यह सिखाता है कि संवाद का असली उद्देश्य है सुनना, समझना और आगे बढ़ना, बिना गुस्से, बिना दबाव और बिना डर के। लायन ना तो खुद को छोटा करता है और ना ही सामने वाले को। वो संतुलन बनाता है ताकत और संवेदना का। लेखक ये भी बताते हैं कि हर इंसान में लायन बनने की क्षमता है, बस जरूरत है खुद पर यकीन करने की और हर बातचीत को जीतने नहीं, समझने की कोशिश करने की। लायन जानता है कि उसकी ताकत उसकी चुप्पी में नहीं, उसके संवेदनशील नेतृत्व यानी एम्पैथेटिक लीडरशिप में है। इस अध्याय की सबसे महत्वपूर्ण सीख, सच्चा नेतृत्व तब होता है जब आप सामने वाले की भावनाओं को भी अपनी ताकत की तरह संभालते हैं। लायन डर से नहीं, समझदारी से जुड़ता है और वहीं से असली रिपोर्ट शुरू होता है। अब अगले अध्याय में हम जानेंगे कि हंसी मजाक, खेल और सहजता से कैसे मजबूत जुड़ाव बनाए जाते हैं। अब हम पहुंचते हैं उस रंगीन, हंसमुख और सबसे दिलचस्प पड़ाव पर। चैप्टर 9, बिल्डिंग कोऑपरेशन, द मंकी। यह अध्याय हमें यह समझाता है कि रिश्तों में गहराई सिर्फ गंभीर बातों से नहीं आती, बल्कि वह खिलखिलाहट, मजाक और खेल के उन पलों में भी पनपती है जिन्हें हम अक्सर हल्के में ले लेते हैं। मंकी यानी बंदर प्रतीक है उस इंसान का जो माहौल को हल्का बनाना जानता है, जो लोगों को हंसा सकता है, जोड़ सकता है और बोझ को बांट सकता है।
मंकी बिहेवियर का मतलब है प्लेफुलनेस विद पर्पस, यानी ऐसा इंसान जो गंभीर विषयों को भी सरलता से हल कर सके। लेखक बताते हैं कि रपोर्ट सिर्फ गंभीरता से नहीं बनता, बल्कि वहां बनता है जहां आप किसी के साथ खुलकर हंस सकते हैं, उनकी आंखों में झांक कर मजाक कर सकते हैं और फिर भी उन्हें अपनी गहराई का एहसास दिला सकते हैं। मंकी कहता है, चलो थोड़ा खेलते हैं, चलो मुस्कुराकर भी जुड़ते हैं। इस अध्याय में एक बहुत प्यारा अनुभव साझा किया गया है। एक शिक्षक जो अपने छात्रों से कभी बहुत ज्यादा अनुशासन की उम्मीद करता था, एक दिन उसने अपनी शैली बदली। उसने छात्रों से हल्के फुल्के चुटकुले सुनाए, क्लास में खेल करवाए। परिणाम, वहीं छात्र जो उससे डरते थे अब उसे प्यार करने लगे, क्योंकि अब वह सिर्फ एक टीचर नहीं था, वह एक इंसानी रिश्ता था जो मजाक में भी गंभीर सिखावन दे रहा था। मंकी बिहेवियर का मतलब है लेट्स कनेक्ट थ्रू लाफ्टर नॉट फियर। रपोर्ट तब बनता है जब हम रिजिड न होकर फ्लेक्सिबल हो जाए। मंकी हमें यह याद दिलाता है कि सहजता कोऑपरेशन की नींव है। जहां लोग हंसते हैं वहां भरोसा जल्दी पनपता है। लेखक बताते हैं कि बहुत से पेशेवर लोग रपोर्ट को काम की चीज समझते हैं, पर मंकी अप्रोच दिखाता है कि कभी कभी थोड़ी सी मस्ती सबसे मजबूत कनेक्शन बना सकती है। यह व्यवहार हमें सिखाता है कि इंसान सिर्फ शब्दों से नहीं, अनुभवों से जुड़ते हैं। और अगर हम किसी को यह अनुभव दे सकें कि वो हमारे साथ खुलकर मुस्कुरा सकता है, तो यकीन मानिए वो रिश्ता बहुत आगे तक जाएगा। इस अध्याय की सबसे प्यारी सीख, प्ले इज नॉट द ऑपोजिट ऑफ सीरियसनेस, इट इज द डोरवे टू डीप कनेक्शन। जब हम किसी को हंसाते हैं तब हम उसके दिल का रास्ता खोलते हैं। अब हम इस अद्भुत यात्रा के अंतिम पड़ाव की ओर बढ़ते हैं, जहां हम उन तरीकों की बात करेंगे जिनसे हम अपने हर रिश्ते को और गहरा और सच्चा बना सकते हैं। चैप्टर 10, इंप्रूविंग रपोर बिल्डिंग। अब तक हमने समझा कि मीनिंगफुल रिलेशनशिप्स कैसे बनती है, पावर डायनेमिक्स क्या होते हैं और अलग अलग व्यवहार जैसे टी रेक्स, माउस, लायन और मंकी कैसे हमारी बातचीत को आकार देते हैं। लेकिन अब सवाल यह है, इन सब का अमल कैसे करें, यानी हम रपोर्ट बिल्डिंग में खुद को कैसे सुधार सकते हैं। लेखक बताते हैं कि रपोर कोई जन्मजात प्रतिभा नहीं है, यह एक सीखने योग्य कला है जिसमें आपकी इच्छा, आपकी जागरूकता और आपकी इंसानियत सबसे अहम भूमिका निभाती है। इस अध्याय में उन्होंने कुछ मुख्य पहलुओं को सामने रखा है। सबसे पहले, खुद को जानो। अगर आप अपने आप को नहीं समझते तो दूसरों को समझने की कोशिश अधूरी रहेगी। अगर आप हर बातचीत में सिर्फ मैं के दायरे में बंधे रहेंगे तो हम का रिश्ता कभी नहीं बन पाएगा। दूसरा, माइंडफुल सुनना सीखो। सुनना सिर्फ चुप रहना नहीं होता, बल्कि पूरे दिल और दिमाग से सामने वाले को महसूस करना होता है। जैसे एक पेंटर हर रंग को ध्यान से चुनता है, वैसे ही एक अच्छा कम्युनिकेटर हर शब्द को ध्यान से पकड़ता है। तीसरा, अपनी बॉडी लैंग्वेज पर ध्यान दो। आपका चेहरा, आपकी आंखें, आपकी आवाज की टोन, ये सब मिलकर तय करते हैं कि सामने वाला आपको भरोसेमंद मानेगा या नहीं। एक खुला चेहरा, सौम्य मुस्कान और गर्मजोशी भरी आवाज, इनसे शब्दों से पहले ही जुड़ाव बन जाता है। चौथा, अहंकार को नीचे रखो और जिज्ञासा को ऊपर उठाओ। जब आप सोचते हैं कि मुझे सब पता है, तब आप किसी और के अनुभव के लिए जगह नहीं छोड़ते। पर जब आप ये सोचते हैं मुझे और जानना है, तब रपोर्ट खुद ब खुद गहराता जाता है। अंत में लेखक कहते हैं, रपोर्ट इज नॉट अ ट्रिक, इट्स अ कमिटमेंट। यानी यह कोई रणनीति नहीं बल्कि एक रखाव है, एक ऐसा दृष्टिकोण जहां आप हर इंसान से उसी मानवता के साथ जुड़ते हैं जैसे आप खुद से जुड़ना चाहते हैं। और यहीं से शुरू होती है रपोर्ट रेवोल्यूशन, जहां हम सिर्फ शब्दों का आदान प्रदान नहीं करते बल्कि दिलों का मेल करते हैं। जब आप एक इंसान की आंखों में देखकर उसे समझने लगते हैं तो समाज बदलता है, रिश्ते बदलते हैं और आप खुद भी बदलते हैं। तो दोस्तों, आज हमने जाना कि रपोर्ट यानी तालमेल सिर्फ एक शब्द नहीं बल्कि एक जीवन शैली है, एक ऐसा तरीका जिससे हम अपने हर रिश्ते को थोड़ा और मानवीय, थोड़ा और गर्मजोशी भरा
और थोड़ा और खूबसूरत बना सकते हैं। तो इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए दिल से धन्यवाद। अगर हो सके तो इस वीडियो को दोबारा सुनें, अपने नोट्स बनाएं और सबसे जरूरी बात, इस ज्ञान को अमल में लाएं। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि अगली किताब आपको एक और नए जीवन दर्शन की ओर ले जाएगी। और नीचे कमेंट में जरूर लिखिए आपको ये वीडियो कैसा लगा और आप सबसे पहले किस रिश्ते में इस ज्ञान को आजमाना चाहेंगे। आपसे फिर मुलाकात होगी एक नई किताब, एक नए ज्ञान और एक नई यात्रा के साथ। तब तक के लिए जुड़े रहिए, सुनते रहिए लिसन विद एआई पर। आपको धन्यवाद और शुभकामनाएं।